तो हेलो बच्चों, आज मैं कराने वाला हूँ आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग। और मैं ये इंट्रोडक्शन पूरा बनाऊंगा, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है इस पूरे चैप्टर का, और फिर उसके बाद एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों ही बुक्स को मैं कवर करूंगा, एम एल अग्रवाल एंड एस चांद, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग, इसकी हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़, वैसे है ना। तो सबसे पहले क्या है कि भाई बहुत प्राचीन काल में, एशियन टाइम हम बोल सकते, एशियन टाइम पे, है ना। एशियन टाइम की बात करें अगर, एशियन ग्रीस में, या एशियन ग्रीस में मैं बोल सकता हूँ, एशियन ग्रीस में ना एक ग्रुप ऑफ टीचर्स होते थे। क्या होते थे? ग्रुप ऑफ टीचर्स। और वो टीचर्स क्या करते थे? वो टीचर्स को हम पता है क्या बोलते थे? सोफिस्ट बोलते थे। सोफिस्ट। अब ये सोफिस्ट क्या करते थे? ये ना ये दूसरे लोगों को ना कंफ्यूज कर देते थे अपनी बातों में, बड़ी अजीब तरीके से बात करते थे। और क्या करते थे, देखो ये क्या बोलते थे, जैसे कि ये पीपल, जैसे आपस में जो सोफिस्ट होते थे वो टीचर टीचर अपने अलग से बात करते थे, मतलब एक लॉजिकल तरीके से बात करते थे ताकि दूसरा आदमी ना कंफ्यूज हो जाए। जैसे कि बात ऐसे करते थे कि ये ऐसे, लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ये बोलते थे भाई कि लाइका इज़ माई कैट, ठीक है, लाइका मेरी एक कैट है। फिर ये बोलते थे कि भाई लाइका जो है ना, लाइका जो है ना वो मदर भी है। लाइका क्या है? वो मदर भी है। और फिर वो बोलते थे देयर फॉर लाइका इज माई मदर। मतलब कुछ ऐसा बातें करते थे कि लॉजिक, मतलब लॉजिक है ही नहीं किसी पे, मतलब ऐसे करके बात करते थे और हमें कंफ्यूज कर देते थे, ठीक है ना। तो ये कौन होते थे? सोफिस्ट हुआ करते थे एंशियंट ग्रीस में। एक ग्रुप ऑफ टीचर्स होते थे, ये ऐसे करके बात करते थे और किसी को इनकी बात समझ में ही नहीं आती थी, यार क्या क्या रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करा गया, इसका जो ये कोड था इसको ब्रेक किसने किया? इसका कोड को ब्रेक किया एरिस्टोटल ने, ठीक है, हैरिस टोटल ने इसके जो ये कोड था इसको ब्रेक कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन एक्सप्लोरर उन्होंने क्या किया, इन एक्सप्लोरर को एक्सपोज करने के लिए एक बुक लिखी। इन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या लिखी? एक बुक लिख दी। और उस बुक का नाम क्या रखा गया पता है आपको? उस बुक का नाम रखा गया रिफ्यूटेशन रिफ्यूटेशन ऑफ सोफिस्ट, ठीक है। इसका एक कुछ रीजनिंग पार्ट था, ठीक है, ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी। और उस बुक में काफ़ी लॉजिकल रीजनिंग बताई गई है ना, एरिस्टोटल ने काफ़ी रोज लॉजिकल रीजनिंग बताई इस पे, उस बुक पे। तो वो काफ़ी खतरनाक सी बुक बनाई उन्होंने, उनमें लॉजिक लॉजिक बताया बहुत, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने अभी हिस्ट्री में देखा कि भाई लॉजिक के बारे में देखा गया है ना, स्टडी ऑफ लॉजिक के बारे में बताया गया। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे आऊँ, सबसे पहले हम छोटी सी चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो छोटी सी चीज़ क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है तो वो हम देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है सबसे पहले तो असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ना एक कॉन्फिडेंट हो, एक कॉन्फिडेंस हो, या फिर एक फोर्सफुल स्टेटमेंट हो, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो,
ठीक है, एक कॉन्फिडेंट सेंटेंस हो या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ फोर्सफुल, फोर्सफुल स्टेटमेंट हो, है ना, स्टेटमेंट हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, उसके बाद क्वेश्चन को फोड़ेंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ तक क्या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कॉन्फिडेंट होता है या एक फोर्सफुल स्टेटमेंट होता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देयर इज नो एटमोसफियर ऑन मून। मैं एग्जांपल देता हूँ, देयर इज नो एटमोसफियर, देयर इज नो एटमोसफियर ऑन मून। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक सेंटेंस लिया मैंने, और ये क्या है, मैं इसमें मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मून के सरफेस में कोई भी मून में कोई एटमोसफेयर नहीं है। ठीक है, नो एटमोसफेयर ऑन मून, या एक फोर्सफुल स्टेटमेंट है ये। तो ये क्या है मेरा सबसे पहला वाला डिक्लेरेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस। ठीक है ना, सेकंड आते हैं, सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, सेकंड टाइप क्या है देख लेते हैं। सेकंड टाइप है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंपरेटिव में क्या होता है, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं या फिर मैं कमांड करता हूं। क्या करता हूं, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं या फिर क्या करता हूं, कमांड करता हूं। ठीक है ना, रिक्वेस्ट या फिर कमांड। ठीक है, तो रिक्वेस्ट या फिर मैं कमांड करूं, उसी को मैं क्या बोलता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लिख सकता हूं मैं कि कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि यार अब रिक्वेस्ट करनी, तो रिक्वेस्ट कैसे करूंगा, प्लीज़, प्लीज़, है ना, ऐसे करके बोल सकता हूं, प्लीज़, प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर। सिंपल है ना, तो ये क्या हो गया, जिसमें रिक्वेस्ट और कमांड होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, थर्ड में आते हैं, थर्ड वाला हमारा जो पार्ट है, थर्ड वाला जो हमारा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें ना ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आस्क करते हैं ना, ऐसे सेंटेंस जिसमें मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन आस्क करता हूँ। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन। ठीक है, आस्क क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेटिव। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हु इज योर मैथ्स टीचर, सिंपल। तो अगर आपको बताना है तो बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव, जिसमें एक क्वेश्चन होता है, जिसमें मैं क्वेश्चन आस्क करता हूँ, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, फिर आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सर आप इंग्लिश क्यों पढ़ाने लग गए, तो मैथ्स का चैप्टर है। अरे यार बस इसमें ना यही तो प्रॉब्लम है, ये मैथ्स ना 11th की बहुत लॉजिकल है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, लॉजिक वाला काम है इसमें सब। तो उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए भाई, दिल पे होनी चाहिए, दिल पे। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ हाउ 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 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल प्रियंका इज। ठीक है ना, हाउ ब्यूटीफुल प्रियंका इज, क्या बात है, वाह। या बोल सकता हूँ आहा, या बोल सकता हूँ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, है ना। तो ये यहाँ तक समझ में आया, तो ये था हमारा, यहाँ तक हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब थोड़ा सा समझ के चलना है बहुत अच्छे से। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि स्टडी ऑफ लॉजिक इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, या लॉजिक, द स्टडी ऑफ लॉजिक इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, या मैं उसको क्या बोल सकता हूं, प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों समझना, प्रोपोजिशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले आपको तो एक ऑर्डिनरी सेंटेंस एंड एक लॉजिकल स्टेटमेंट समझना जरूरी, कि स्टेटमेंट, एक सेंटेंस क्या होता है और एक स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है ना, तो पहले मैं एक डिफरेंस देखता हूं यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, उसके बाद हम पूरी डिटेल से क्लियर कर दूंगा मैं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक है, और दूसरा प्रोपोजिशन की बात कर रहा हूं तो ऑर्डिनरी सेंटेंस, और एक होता है लॉजिकल स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो यहां तक अभी हम पूरा अच्छे से डिटेल से क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम एक ऑर्डिनरी सेंटेंस देखते हैं कि ऑर्डिनरी सेंटेंस होता क्या है और एक लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, ऑर्डिनरी सेंटेंस क्या होता है बच्चों, एक ऐसा सेंटेंस जिसको मैं ये नहीं बोल सकता कि यार ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्या पता ट्रू भी हो सकता है, क्या पता ये फॉल्स भी हो सकता है, मुझे क्या पता। एक एग्जांपल लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं ऑर्डिनरी सेंटेंस का, तो मैं यहां पे एग्जांपल लिख लेता हूं, इट वॉज रेनिंग एंड रेनिंग इन देहरादून। It was raining in Dehradun during न्यू ईयर। क्या बात है, क्या बात है, न्यू ईयर में बारिश फेर दी यार, न्यू ईयर में बारिश फेर दी सर आपने। इट वॉज रेनिंग इन देहरादून ड्यूरिंग न्यू ईयर। तो भाई ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये सही हो, क्या पता गलत भी तो हो सकता है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो मेरा सेंटेंस है ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। राइट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या पता मैं देहरादून में कहीं रहता हूँ और देहरादून तो बहुत बड़ा है, तो जिधर मैं हूँ शायद उधर रेन हो रही हो और दूसरे तरफ देहरादून के रेन नहीं हो रहा हो, तो ये भी तो हो सकता है, पॉसिबल है भाई। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ये क्या होता है मेरा एक ऑर्डिनरी सेंटेंस। ऑर्डिनरी सेंटेंस क्या होता है कि भाई मैं ये बता नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू से दैट इट इज ट्रू और फॉल्स। यही मेरा क्या होता है, ऑर्डिनरी सेंटेंस होता है। क्लियर है। यहां पे मैं लिख लेता हूं ऑर्डिनरी सेंटेंस, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू से, it is not possible to say that it is true or false। ठीक है, तो यही मेरा क्या होता है ऑर्डिनरी सेंटेंस। भाई मैं बता नहीं सकता कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू से, तो ये मेरा ऑर्डिनरी सेंटेंस। अब लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है भाई, लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिक देना है भाई इसमें, स्टेटमेंट यही तो अंतर है। सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है बता नहीं सकता, पर स्टेटमेंट मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि ये ट्रू है या तो फॉल्स है। तो इसका एग्जांपल ले लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। एग्जांपल लेते हैं भाई, 2 + 2 = 4। सिंपल है, बता भाई सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है भाई, ट्रू है। तो भाई ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होता है, या तो ये तो देख के स्टेटमेंट क्या होता है, जो मैं पढ़ के बता दूं कि हाँ यार ये बिल्कुल सही है, या फिर मैं पढ़ के बोल दूं ना यार ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि 2 + 2 = 5, बिल्कुल गलत है भाई, ये क्या बोलूंगा, बिल्कुल गलत है भाई ये स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया ये फॉल्स, सिंपल। तो भाई लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट में मैं ये बोल सकता हूं कि या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, सिंपल है। यहां तक क्लियर है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज अच्छे से देखने वाले हैं कि भाई हमें पता चल गया कि क्या क्या पता चल गया सर, हमें हमें ये पता चल गया कि भाई सेंटेंस और स्टेटमेंट में अंतर क्या होता है। सेंटेंस होता है कि भाई ऑर्डिनरी सेंटेंस क्या होता है कि भाई ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना, भाई ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। पर लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, साफ सीधी बात, ठीक है ना भाई। अब एक चीज बता देता हूं मैं आपको, एक चीज यहां पे मैं एक क्लियर कर दूं, और जो चीज़ मैं क्लियर करूंगा उसको मैं रेड पेन से अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को कि भाई दीज आर assertion in words or symbols which are either true or false but not both simultaneously. इसका मतलब क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड लाइन रेड से मार्क से मैं इसलिए मार्कर से इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें हमारे पे एक असर्शन है, ठीक है, असर्शन है कि भाई या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते भाई, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, दोनों में ही, स्टेटमेंट में भी और सेंटेंस में भी। क्लियर है, क्लियर है। हम ना ऐसे करते हैं, कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिखता हूं और उसके बाद आप बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा क्या है हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट है कि भाई सेंटेंस है, एक ऑर्डिनरी सेंटेंस है या फिर एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये तो सच में स्टेटमेंट ही होना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटमेंट ना होके ये सेंटेंस होगा। ये ऑर्डिनरी सेंटेंस इसलिए है कि भाई यहाँ पे ना ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर गर्ल इंटेलिजेंट हो, बॉय भी तो हो सकते हैं। तो यार ऐसा नहीं बोल सकते, वैसे तो हर गर्ल इंटेलिजेंट ही होती है मेरी तरफ से, है ना। चलो यहाँ तक ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। क्लियर है ये तो, है ना। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स x एंड y इज ग्रेटर देन 0। तो भाई ये स्टेटमेंट है कि सेंटेंस है। तो देख लेते हैं, लेट सपोज मैं x को ले लेता हूँ -1 और y को ले लेता हूँ -2, ठीक है। अब देखो -1 सम ऑफ -1 -2 इज ग्रेटर देन 0। तो देखो ये तो सरासर गलत हो गया इसके केस में। और ये जरूरी तो नहीं इंटीजर नेगेटिव में, इंटीजर पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं। ये तो नेगेटिव का केस लिया, पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं इंटीजर। तो भाई 1 + 2 ले लो। तो यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन आ रहा है, 3 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। तो मतलब क्या है, ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, सेंटेंस है। क्लियर है, ये सेंटेंस है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा। ऊपर वाला भी हमारा सेंटेंस था। क्लियर है ना। यहां देखते हैं कि भाई 5 + 4 = 9। तो भाई ये तो साफ पता चल रहा है कि ये ट्रू है और ये सेंटेंस ना होके ये क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात, ये एक स्टेटमेंट है। तो सीधे बता रहा है भाई, सही है ये तो। भाई 5 + 4 कितना होता है, 9 ही तो होता है। ये तो स्टेटमेंट है भाई। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोल रहा है ही इज ए मैथ्स टीचर। अब पता थोड़ी ना ये ही कौन है, क्या पता हिंदी का भी तो टीचर हो सकता है, संस्कृत का हो सकता है, मे भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों ही हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, क्या है, ये सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे करने में, है ना। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, मे बी ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस है, सिंपल सी बात है। ये क्या है, सेंटेंस है। न्यू दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, ट्रू है भाई। ये तो ट्रू है, ये तो सही है बिल्कुल। तो ये क्या है हमारे, ये क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा, सीधे सीधे बात है, ट्रू है। 66 इज ए
ऑड नंबर, ठीक है ना, 66 इज ए ऑड नंबर। तो ये क्या है भाई हमारा, सीधे सीधे क्या है, ये तो फॉल्स है भाई, ये हमारा फॉल्स है, ऑड नंबर तो है ही नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखते हैं 12 इज ए इवन नंबर, बिल्कुल सही बात है, 12 तो इवन नंबर होता है, तो ट्रू है, ये भी हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक स्टेटमेंट एंड सेंटेंस में क्या अंतर होता है। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होने वाला है, ट्रू है या तो फॉल्स है, और सेंटेंस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। क्लियर है यार, क्या दिक्कत है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नोटेशन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नोटेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको जितने भी क्वेश्चन करोगे ना आप, नोटेशन करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। जैसे कि अब बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आएंगे, उसको आप लिखते ही रहोगे क्या अब, तो उसको ना क्या करते हैं, नोटेशन क्या करता है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई मुंबई इज ए बिग सिटी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही बात है, सही बात है, मुंबई इज ए बिग सिटी, क्या बात है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक और स्टेटमेंट, जैसे कि 5+7 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को नोटेशन में कर देता हूँ। जैसे कि मैं इस पूरे सेंटेंस को ना, इस पूरे सेंटेंस को मैं क्या कर देता हूँ, इसको पी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और इस पूरे सेंटेंस को मैं क्यू से डिनोट कर देता हूँ। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, नोटेशन, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक पूरे सेंटेंस को एक छोटा सा नाम दे दिया, जैसे इस पूरे सेंटेंस को मैं पी बोल दूंगा और इस पूरे सेंटेंस को मैं क्यू बोल दूंगा, सिंपल सी बात है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। ये हर जगह काम आने वाला है आपके अभी स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आप इतने बड़े बड़े सेंटेंस कहाँ लिखोगे, इसलिए मैंने क्या करा, आपका काम आसान कर दिया, नोटेशन कर दिया। तो नोटेशन क्या कर सकते, समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर है कि भाई कोई भी बड़ा सेंटेंस है उसको आप बिल्कुल एक स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसे पी क्यू आर, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया नोटेशन क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारे नोटेशन काफ़ी इजी है, अभी आप करोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे मुंबई इज ए बिग सिटी, तो मैंने इसको पी से डिनोट कर दिया, और दिस सेकंड वाले स्टेटमेंट को मैंने क्यू से कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर होगा नोटेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है सर, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है सर, देख लेते हैं भाई, क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल, सिंपल है तो सिंपल ही होगा ना, कॉम्प्लिकेटेड तो होगा नहीं। तो सीधे सीधे भाई सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है जी, सिंपल स्टेटमेंट वो होता है जी जो कि सिंपल होता है। जैसे कि क्या बोलूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, माय नेम इज अनिरुद्ध, क्या बात है, क्या बात है, कितना प्यारा नाम, मधुर नाम, माय नेम इज अनिरुद्ध, सिंपल है, सिंपल है ना। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, जो सिंपल होता है, जिसको मैं तोड़ नहीं सकता, जिसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता, सिंपल सी बात, इसको मैं तोड़ थोड़ी ना सकता हूं। सिंपल बोलूं, सिंपल स्टेटमेंट होता है बिल्कुल सिंपल, जिसको मैं तोड़ ही नहीं सकता। यहां पे लिख लेता हूं, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, सीधे सीधे इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन into two or more sentences, into two or more sentences। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो जिसको मैं तोड़ ही नहीं सकता दो और अधिक सेंटेंसेस में, उसी को क्या बोले थे, सिंपल सेंटेंस। जैसे माय नेम इज अनिरुद्ध, सिंपल। अब यहाँ पे सिंपल तो हमें क्लियर हो गया। अब क्या होता है कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या होता है वो भी देख लेते हैं जी। ओके देखते हैं सर, क्या नहीं, क्यों नहीं देखेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है सर, बिल्कुल बताते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट को जब मैं कंबाइन कर दूं ना, तो वही क्या होता है, मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। लिख लो, टू और मोर
सिंपल स्टेटमेंट, टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है कि जब दो और दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मैं जोड़ दूं तो वो क्या कहलाता है? हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर है ना? तो यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। याद देखो तो मज़ा ना आए, है ना? तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ भाई 15 इज एन ऑड नंबर, ठीक है, एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है ना? तो देखो 15 इज ऑड नंबर एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3। देखो ये एक सिंपल सेंटेंस था और ये भी एक सिंपल सेंटेंस था। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया किससे? एंड से। तो ये क्या बन गया? कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि सुनील इज 170 सेंटीमीटर टॉल। क्या बात है? एंड ही प्लेज क्रिकेट। क्या बात है, बास्केटबॉल होना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, क्रिकेट लिख लेता हूं। अच्छा, सुनील इज 170 सेंटीमीटर टॉल, सिंपल सेंटेंस, एंड ही प्लेज क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ दिया तो क्या बन गया भाई? कंपाउंड। सिंपल है ना? तो कंपाउंड बन गया। तो दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है ना? तो यहां तक देखो कितना इजी चलने वाला है, बड़े मजे में करेंगे हम सब चीज, है ना? ऐसे बिल्कुल सरदर्दी से नहीं, पता नहीं क्या पढ़ लिया हमने, ऐसा कुछ नहीं, मजे में पढ़ने वाला है। ठीक है, मजे में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखो मज़ा बड़ा आने वाला है भाई, जो नए नए टॉपिक है ना, मज़ा आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। अब सर ये ड्रामा क्या हो गया? निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट क्या होता है? हमेशा याद रखो, निगेशन मतलब ऑलवेज नेगेटिव। हा, क्या बात है। ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा अपोजिट। हमेशा मैं बोलूं दिन, वो बोले रात। मतलब क्या है? अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। नेगेशन, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट क्या होता है? निगेशन क्या होता है? अपोजिट, ऑलवेज नेगेटिव। मतलब क्या? अगर मैं बोलूं दिन तो वो बोले रात, मैं बोलूं डे तो वो बोले नाइट। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं बोलूं कि भाई जीनियस क्लासेस इज हैप्पी, जो कि हम ऑलवेज हैं। अगर मैं बोलूं जीनियस क्लासेस इज हैप्पी, और इसको ना नोटेशन हमने पढ़ लिया, तो मैं क्या करता हूं, इसको पी ले लेता हूं। पी है जीनियस क्लासेस इज हैप्पी, ग्रेट। अब इसका निगेशन क्या हो जाएगा भाई? इसका निगेशन क्या होने वाला है? देख लेते हैं भाई। इसका निगेशन हो जाएगा, देखिए जीनियस क्लासेस इज नॉट हैप्पी, है, या जीनियस क्लासेस इज नॉट हैप्पी। अरे यार बिल्कुल अपोजिट नेगेटिव। अगर मैं बोलूं राज इज सैड, अगर मैं बोलूं निगेशन राज का भी मैं पी ले लेता हूं ऐसे। ठीक है, देखो नोटेशन करके चलते रहना। ठीक है, चलो नोटेशन अभी नहीं लगा रहा, मैं सीधे सीधे सेंटेंस लिख रहा हूं कि भाई राज इज सैड। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? इसका निगेशन हो जाएगा राज इज हैप्पी। क्या बात है, क्या बात है, आप तो समझ गए भाई सब चीज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं स्काई इज पर्पल, तो इसका निगेशन क्या हो जाने वाला है? स्काई इज नॉट पर्पल। समझ में आ गया?
स्काई इज नॉट पर्पल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निगेशन मतलब निगेशन वाला आपको फंडा क्लियर हो गया, ऑलवेज नेगेटिव। और निगेशन का जो सिंबल होता है, निगेशन का जो सिंबल होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिंबल हमेशा याद रखना है आपको भाई। मैथमेटिकल आप ये चैप्टर कर रहे हो, ठीक है ना, रीजनिंग कर रहे हो, तो आपको सिंबल का नॉलेज होना जरूरी है। अगर अगर मैं बोलूँ निगेशन के सिंबल्स क्या हैं जी, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि निगेशन के सिंबल क्या है, या फिर मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ इसको, तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे पी डैश, ऐसे सिमिलैरिटी वाले से भी हम इसको कर सकते हैं, और पी डैश से भी, और मैं कैसे कर सकता हूँ पी बार से भी। ठीक है, ये कुछ हैं इसके डिनोशन जो हम क्या कर सकते हैं निगेशन के लिए बता सकते हैं। जैसे कि पी डैश सबसे बेस्ट, पी डैश, पी और ऊपर डैश, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। या आप इसको सिमिलैरिटी वाले ऐसे साइन से भी, ये सिमिलैरिटी से भी बता सकते हैं, ठीक है। नोटेशन बोलते हैं इसको, निगेशन, ठीक है, नोटेशन, इसको नोटेशन बोलते हैं ऐसे सिमिलैरिटी वाले साइन को। और ये अभी हमने जो टॉपिक किया ये क्या था हमारा, निगेशन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे निगेशन अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो निगेशन हमने पता था क्या होता था, अपोजिट, ठीक है, ऑलवेज अपोजिट। इसके निगेशन के कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी काम आने वाले, ठीक है ना। जैसे कि फॉर ऑल, ठीक है। और हम देखते हैं कुछ वर्ड्स इसके जो कि हमें बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। फिर आएगा नॉट ऑल, फिर मैं बोलता हूँ सम, ठीक है। फिर देखते हैं इट इज़ फॉल्स, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि काम आएंगे हमारे किस में, निगेशन में। और फॉर बोल सकता हूँ फॉर एवरी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो जाए। जो मैंने ये लिखा है बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना, तभी मज़ा आएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे कि ऑल मैथमेटिशियंस आर मैन। ये एक सिंपल वर्ड था, इसको मैं निगेशन में बताता हूँ। तो इसको मैं कैसे बता सकता हूँ कि ऑल मैथमेटिशियंस आर नॉट मैन। ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। निगेशन में इसको मैं ये बता सकता हूँ, हमेशा अपोजिट। या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉट, या मैं बोल सकता हूँ नॉट ऑल मैथमेटिशियंस आर, नॉट ऑल मैथमेटिशियंस, नॉट ऑल मैथमेटिशियंस आर मैन। बिल्कुल सही, ये भी बोल सकता हूँ, या ये भी बोल सकता हूँ, या ये भी बोल सकता हूँ कि भाई देयर एग्जिस्ट ए मैथमेटिशियन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए मैथमेटिशियन हु इज नॉट ए मैन। बिल्कुल सही बात। तो देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा नोटेशन, निगेशन, सॉरी, कितने ज़्यादा निगेशंस मैं बना सकता हूँ, है ना। तो देखिए कितना इजी हो गया मेरे लिए, है ना। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई इट इज़ फॉल्स दैट ऑल मैन आर मैथमेटिशियन। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इट इज़ फॉल्स दैट ऑल मैथमेटिशियंस आर मैन, है ना। ऑल मैथमेटिशियन आर मैन, सिंपल है, ग्रेट।
यहाँ तक क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं या एक सेंटेंस ले लेते हैं, ऑल डॉग्स बाइट। क्या बात है। इसका निगेशन क्या कर सकते हैं? इसका निगेशन ऐसा कर सकते हैं कि भाई देयर एग्जिस्ट ए डॉग, देयर एग्जिस्ट ए डॉग विच डज नॉट बाइट। क्या बात है ना? तो हमेशा ऑलवेज अपोजिट नेगेटिव, है ना, निगेशन। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते और थोड़ा सा आपको अब ट्रुथ टेबल, सच का सामना मैं कराता हूं, है ना, ट्रुथ टेबल दिखाता हूं। तो अब जरा ट्रुथ टेबल में आते हैं और आपको थोड़ा सच का सामना करवाता हूं मैं। तो यहां पे मैं कुछ और एग्जांपल्स लेने वाला हूं निगेशन का, बहुत अच्छे से समझना इसको, ठीक है? यहाँ पे आप समझ गए, क्लियर हो गया, आगे हर चीज़ क्लियर रहेगी, ठीक है? जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट लेता हूँ, दिल्ली इज इन इंडिया। क्या बात है, कुछ नया था ये तो, है ना? दिल्ली इज इन इंडिया, ट्रू है कि फॉल्स है? सही सही बताना भाई। बिल्कुल ट्रू है सर, मजाक कर रहे हो क्या? ठीक है, ट्रू है। अब इस स्टेटमेंट दिल्ली इज इन इंडिया, ये तो ट्रू है, सही बात है, सही है ना? सही है, ये एक स्टेटमेंट है तो ट्रू है। ट्रू और फॉल्स बोला था मैंने स्टार्टिंग में, ट्रू है। तो इसका निगेशन क्या होने वाला है? ट्रू का निगेशन फॉल्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यही तो बात है। दिल्ली इज इन इंडिया ट्रू स्टेटमेंट है, इसका निगेशन फॉल्स। वाह सर, क्या बात है। अब एक और स्टेटमेंट, एक और सेंटेंस या स्टेटमेंट ले लेते हैं। लेट सपोज 2 + 2 = 4। क्या बात है सर, है ना? 2 + 2 4 हो गया। ट्रू है कि फॉल्स है? सही सही बताओ। ट्रू है सर, मजाक कर रहे हो क्या? ट्रू है सर, ये तो स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही, ये तो क्या है? स्टेटमेंट है। ट्रू है तो निगेशन क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स। क्या बात है, जो सही बिल्कुल उसका उल्टा, अपोजिट बताया था, बिल्कुल बताया था। फिर आते हैं हम, स्काई इज पर्पल। बताओ भाई, ट्रू है कि फॉल्स है? स्काई पर्पल होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता सर, फॉल्स है, तो सरासर फॉल्स है, ठीक है ना? फॉल्स है तो इसका निगेशन क्या होगा? ट्रू होगा सर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है भाई? अगर मैं बोलूं जिराफ आर शॉर्ट, छोटे होते हैं जिराफ, हो ही नहीं सकता सर, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है ना? जिराफ तो बड़े लंबे होते हैं, तो फॉल्स तो निगेशन ट्रू, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो निगेशन जो भी होता है, निगेशन क्या करता है? जो भी ट्रू होगा उसको फॉल्स में चेंज कर देता है और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देता है। यहाँ पे एक नोट है इंपॉर्टेंट, रेड पेन से बनाता हूँ तभी मज़ा आएगा। नोट। तो भाई निगेशन क्या करता है? निगेशन क्या करता है भाई? ट्रू को फॉल्स में चेंज, ऐसे नहीं, गड़बड़ हो जाएगी भाई। ट्रू को फॉल्स में चेंज करता है, लिखूंगा भाई मैं इस पर साइन, अगर मैं कर दिया तो आप वही कर लोगे। नोट करते हैं। निगेशन क्या होता है? निगेशन टर्न्स ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट को ये फॉल्स में चेंज कर देता है, टर्न्स ट्रू स्टेटमेंट टू फॉल्स, और वाइस वर्सा, ठीक है ना? सिंपल बात है, मतलब ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, कोई दिक्कत। यहां पे अब मैं ट्रुथ टेबल बनाने वाला हूं, आपका ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल क्या होता है? लेट सपोज ये जितने भी ये क्या थे हमारे सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, जो भी कह लो, ठीक है? इसको मैंने क्या बताया था? इसका नोटेशन किया था, जैसे कि मैंने पी से किया था, तो पी ले लिया और पी मैंने ये यहाँ पे लिया, तो इसका निगेशन सिंबल क्या था निगेशन का? ऐसे पी ऐसे भी था या फिर ऐसे भी था, तो आप जो मर्जी ले लो, ठीक है?
तो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे सिमिलैरिटी और फिर P, ठीक है। ये मतलब क्या हो गया, इसका निगेशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे निगेशन, अगर कोई सेंटेंस ट्रू है तो इसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस फॉल्स है तो उसका निगेशन हो जाएगा ट्रू। तो ये हमारा होता है ट्रुथ टेबल, ठीक है। यहाँ पे पूरा ट्रूथ और फॉल्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पे टी और एफ लिखते हैं, तो उसी से क्लियर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा क्या था बच्चों, ट्रुथ टेबल अभी इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। निगेशन अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ आगे और बढ़ते हैं, और अब हम थोड़ा लॉजिकल कनेक्टिव्स देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़रा, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, तभी पता चलेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड क्वांटिफायर्स। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड क्वांटिफायर्स होता क्या है, पहली बात तो ये देख लेते हैं। इसका मतलब क्या कि यार हमने ना बचपन से अर्थमेटिक पढ़ी, सेट्स पढ़े, तो हमें सब नॉलेज है कि यार अर्थमेटिक में इतने सारे साइंस होते थे, प्लस का प्लस माइनस मल्टीप्लाई, है ना। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में भी तो कुछ साइन होने चाहिए, बिल्कुल होंगे। तो पहले सबसे पहले हमने देखा था कि भाई अर्थमेटिक हमने जब पढ़ी, अर्थमेटिक हमने पढ़ी, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे हमने सिंबल्स पढ़े, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और जब हमने सेट्स पढ़े, सेट थ्योरी पढ़ी, सेट में हमने पढ़ा भाई यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हमने सेट्स पे पढ़ी। अब हम मैथमेटिकल जब रीजनिंग करेंगे तो भाई अब जो हम पढ़ रहे हैं हमें पता भी तो होना चाहिए कि यार है क्या वो चीज़। तो मैथमेटिकल रीजनिंग करते हैं हम, मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या सिंबल्स हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं इसका चार्ट बनाया, तो इसका चार्ट बना लो, उसके बाद इसको पूरे डिटेल से देखेंगे आगे क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले है एंड, ठीक है, और एंड का सिंबल होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे सिंबल है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड, और एंड का सिंबल है ऐसे तीर, ऊपर को तीर मार रहा है ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा और में है ऐसे नीचे को तीर मार रहा है, ठीक है। फिर आएंगे हम इफ एंड देन, ठीक है, इफ एंड देन, ठीक है। इसमें कैसा हमारा निशान है या कैसा हमारा सिंबल है, या तो आप ऐसे तीर मार दो, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, डबल और एक ऐसे, ठीक है। इफ एंड देन, यहाँ पे हमारा फोर्थ है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसमें आप ऐसे दोनों तरफ तीर लगेंगे, या फिर ऐसे डबल करके दोनों तरफ तीर लगेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे सिलेबस में यहीं तक है अभी, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पे उसके सिंबल्स लिखे हैं, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। इसके बाद आगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, तो आप ये पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स और बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। एंड क्या होता है हमारा है कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन, ठीक है ना। एंड क्या होता है हमारे? कंजंक्शन होता है। और हमने अभी अभी देखा था कि एंड का सिंबल क्या होता है? एंड का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, ये ऊपर को तीर, ये ऐसे, बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। ये ऊपर को तीर क्या होता है हमारा? एंड का सिंबल है,
क्लियर है यहाँ पे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि सर ये कंजंक्शन या फिर एंड है क्या चीज़। ओके, देख लेते हैं भाई क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे क्या होता है एंड, इफ टू सिंपल स्टेटमेंट, if two simple statement are combined, if two simple statement are combined by the word and, ठीक है, if two simple statement are combined by the word and form compound statement and form compound statement is called what? Conjunction। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है भाई, जब कोई दो सिंपल स्टेटमेंट को वो कंबाइन करे विद द वर्ड एंड, उन दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंस को बीच में एंड होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है फिर, हमारा कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा अब देखो नोटेशन का भी इस्तेमाल करेंगे भाई। अब हम नोटेशन का बहुत इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, ये इसका नोटेशन मैं पी रख देता हूँ कि जैसे राम इज़ रिच, ठीक है, राम इज़ रिच। और एक और स्टेटमेंट लेते हैं जिसको मैं नोटेशन दे देता हूँ क्यू से, श्याम इज़ पुअर, ठीक है। राम इज़ रिच जिसका नोटेशन है पी, और श्याम इज़ पुअर जिसका नोटेशन है क्यू, ठीक है। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ, इन दोनों को, ये दोनों एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ दूँ विद द हेल्प ऑफ एंड, ठीक है, जैसे कि राम, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ राम इज रिच एंड ऐसे नहीं बनाता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर, ठीक है। राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर। अब ये पूरा राम इज रिच था मेरा पी एंड श्याम इज पुअर था मेरा क्यू, और एंड का सिंबल क्या होता है, ऐसे। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर, तो ये क्या हो गया भाई, मेरा कंजंक्शन कहलाएगा, है ना, क्योंकि दोनों सिंपल स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया, एंड से जोड़ दिया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई पी ऐसे ऊपर तीर और क्यू, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। और यही तो मेरा मतलब क्या है, ये पी और ऊपर मैंने तीर मारा और क्यू लिखा, इसका मतलब यही है कि भाई राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर। तो देखो इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिख के मैंने सीधे सीधे ये लिख दिया। तो अब आपको पता चलेगा कि नोटेशन का कितना काम है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पे, ले लेते हैं मैंगो एंड ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ठीक है। मैंगो एंड ग्रेप्स आर फ्रूट, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई मैंगो is a fruit and grape is a fruit, बोल सकता हूं बिल्कुल। इसको देखो, मैंने ये मैंगो एंड ग्रेप आर फ्रूट्स थे, तो मैंने मैंगो इज ए फ्रूट एंड ग्रेप इज ए फ्रूट, ऐसे भी इसको तोड़ सकता हूं मैं, ठीक है। पर हर सेंटेंस नहीं
हर सेंटेंस को मैं नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे तो ये टूट गया, यहाँ तो ये ब्रेक हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लेना कि भाई हर सेंटेंस में ऐसे एंड से नहीं तोड़ सकता, ठीक है। जैसे यहाँ तो टूट गया भाई, मैंगो एंड ग्रेप्स आर फ्रूट था, तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि मैंगो इज ए फ्रूट एंड ग्रेप इज ए फ्रूट। यहाँ तो टूट गया, पर हर जगह नहीं टूटता। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स्ड वेल। अब इसको तो मैं तोड़ नहीं सकता ना, ऑयल डू नॉट मिक्स वेल, वाटर एंड वाटर डू नॉट मिक्स वेल, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो टूट ही नहीं सकते, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमने अभी पढ़ा कि कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है, एंड होता है, जिसमें क्या बोलता हूँ मैं कि भाई दो सिंपल स्टेटमेंट को मैं कंबाइन कर दूँ विद द हेल्प ऑफ एंड, और बीच में एंड होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने नोटेशन भी पढ़ा कि भाई इस पूरे को मैंने पी लिया, इस पूरे को क्यू लिया, और एंड की जगह देखो मैंने यहाँ साइन भी लगा दिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर होगा। अब जो हम करने वाले हैं ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। तो अब जो मैं कराने वाला हूँ उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उसको बहुत अच्छे से समझना है। और उसको आप समझ गए तो समझ लो, आप समझ गए हर चीज़, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, लॉजिकल वैल्यू ऑफ कंजंक्शन, ठीक है, लॉजिकल वैल्यू ऑफ कंजंक्शन, ठीक है ना। अपनी बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आगे इसको कराता हूँ। लॉजिकल वैल्यू ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छे से देखना, मैं एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल बनेगा इसका अभी, तो ठीक है। लॉजिकल वैल्यू ऑफ कंजंक्शन मैं एग्जाम्पल दूंगा और फिर हम उसको फिर ट्रुथ टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर मैं फर्स्ट लूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि सब चीज़ सिंप्लीफाई अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर नोट्स तो बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, एक कंजंक्शन लूँगा, पूरा एक स्टेटमेंट होगा वो जो एंड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्या बात है। तो ये पूरा P, ये पूरा Q, और इसको बोलते हैं नोटेशन। सही बात है, सही बात है। अब सच सच बताना भाई, सनराइज इन द ईस्ट, ये क्या है, स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। ट्रू लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रू को ना, मैं इस ट्रू को ना थोड़ा सा अलग उससे लिखता हूँ, इसको मैं लाल रंग से लिखता हूँ। ये ट्रू है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ट्रू। अच्छा, सन सेट्स इन द वेस्ट, ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल सर ट्रू है, तो भाई मैंने भी लिख दिया ट्रू है, सही बात है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ P, ये वाला क्या है देखो, इसको मैं ऐसे सिंबल लिख सकता हूँ ऊपर को ऐसे, बिल्कुल सही। और ये हो गया मेरा Q, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये ट्रू, ये ट्रू, तो भाई ये वाला भी क्या, इन दोनों का P, फिर ऊपर मैंने क्या किया, साइन लगाया, और Q, तो इन दोनों का क्या होगा भाई, इनका भी क्या होगा, फिर ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू ट्रू और ट्रू, ठीक है। इसका भी मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझेंगे उसको, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो ये वाला पूरा सेंटेंस ट्रू था, ये ट्रू था, तो इन दोनों को अगर मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। P, यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, P, और फिर क्या किया यहाँ पे कंजंक्शन लगाया, P कंजंक्शन Q, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि P, फिर ऊपर वाला तीर लगाया और Q, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये भी ट्रू हो जाएगा। देखो आगे करते रहते हैं, मैं ट्रूथ टेबल बताऊंगा अच्छे से, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस है, दोनों ट्रू, तो भाई इन दोनों का क्या बोलते हैं, कंजंक्शन भी ट्रू, ठीक है। सेकंड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर सेकंड, और इसका ट्रूथ टेबल मैं बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, पहले समझ लो। अगर मैं बोलूँ भाई 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 7 इज लेस देन 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये पूरा स्टेटमेंट मेरा P, ये मेरा Q, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 3 से बड़ा है, ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल सर 5 बड़ा है ट्रू से, ट्रू है। भाई 5 क्या बड़ा है 7 से? बिल्कुल सर
5 बड़ा नहीं है 7 से, 5 इज, देखो 5 इज ग्रेटर देन 7, गलत है भाई, सरासर फॉल्स है। तो अब देखो दिस इज P, ये एंड है, ये Q है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो P ऐसे ऊपर तीर, एंड है तो ऊपर तीर Q, तो इन दोनों का क्या होगा भाई, ट्रू और फॉल्स, क्या होता है यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा। वो आगे मैं ट्रूथ टेबल में अच्छे से बताऊंगा, बस अभी फिलहाल आप इसको नोट करते रहो, ये ट्रू ये फॉल्स तो ये भी फॉल्स, ठीक है। फिर हम थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ कि मैं अगर बोलूँ भाई 2 + 2 = 5 एंड लंदन इज इन इंग्लैंड, ठीक है, तो साफ सीधी बात है भाई 2 + 2 ये मेरा P हो गया, ये नोटेशन में मेरा Q हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो अगर मैं P तीर Q करूँ तो भाई फॉल्स और ट्रू क्या होता है भाई, ये होता है हमारा फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ। अभी मैं ट्रूथ टेबल बताऊँगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फिर अभी तो मैंने एग्जाम्पल से बताया, आगे मैं डायरेक्ट ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सीधे सीधे क्लियर रहे हर चीज़, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ द सन राइज इन नॉर्थ एंड सेट्स इन साउथ, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट, दिस इज P एंड दिस इज Q, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है मेरे, ठीक है। तो P एंड Q फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ पे देखो मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा, ये मेरा P एक स्टेटमेंट है, ये मेरा Q एक स्टेटमेंट है, और ये P ऐसे एंड Q, P कंजंक्शन Q। तो यहाँ पे अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो भाई ट्रू ट्रू ट्रू, सही बात है, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है ना। एंड में क्या होने वाला है, ट्रू 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 होगा, फॉल्स 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 होगा, ठीक है। फिर मैं आपको फिर मैं ट्रिक भी बताता हूँ, अभी रुक जाओ। ट्रू फॉल्स और अगर फॉल्स ट्रू है, अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से, देखो भाई ट्रू है, यहाँ पे क्या है ना, देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे ट्रिक याद करने की क्या है, ठीक है। ये तीर है, ये ऊपर क्या है, तीर लग रहा है, ऊपर कौन होता है, भगवान होता है भाई, कौन होता है ऊपर, गॉड होता है। और गॉड के लिए ना सब सब जितने भी, अगर ट्रू है तो गॉड के लिए ट्रू है, तो भाई दोनों ट्रू है तो ट्रू ही होगा गॉड के लिए, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा गॉड के लिए। भगवान के लिए दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो भी ट्रू, ठीक है ना भाई, ठीक है। अगर भगवान के लिए याद रखना एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो भाई वो क्या करेगा, वो फॉल्स ही होगा भगवान के लिए। ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स ही होगा, या फॉल्स है तो ट्रू है तो फॉल्स ही होगा, याद रखना भगवान, ठीक है। तो अगर ये तीर, ये देखो तीर कहाँ को है, ऊपर को है, ऊपर कौन है, भगवान है, सिंपल सी बात है। और भगवान के लिए भाई जो चीज़, भगवान की साफ सीधी बात, भगवान की बात क्या है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, सिंपल सी बात है। भगवान क्या मानते हैं भाई, अगर दोनों ट्रू हो तभी ट्रू है भगवान के लिए, दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स है, सिंपल बात। और अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए फॉल्स ही है सब। समझ में आया यहाँ तक, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारी ट्रिक थी, गॉड ट्रिक भगवान वाली ट्रिक, ठीक है ना। तो याद रखना तीर ऊपर है तो ऊपर भगवान है, और भगवान क्या है, भगवान के लिए दोनों ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है, एक भी ट्रू है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब फॉल्स है उसके लिए, ठीक है ना। भगवान को सिर्फ इतना ही पता है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो मैंने आपको देखो ये एग्जाम्पल देकर बताया था, अब मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सीधे सीधे मैं आपको ट्रुथ टेबल में ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ, किसका था ये हमारा था किसका, एंड का। और एंड में क्या होता है भाई, एंड में क्या होता है भाई, तीर ऊपर को लगता है ऐसे, और ऊपर कौन होते हैं, भगवान होते हैं, और भगवान सबका मालिक एक ही है। तो टी टी टी, एफ एफ एफ, टी एफ एफ, एफ टी एफ, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है और इस और को मैं क्या बोलता हूँ,
डिसजंक्शन, क्या बोलता हूँ, डिसजंक्शन, सिंपल। अब यहाँ पे जो डिसजंक्शन का सिंबल है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, ऐसे नीचे को तीर, क्या, ऐसे नीचे को ये तीर, ठीक है ना, डिसजंक्शन का सिंबल है, ऐसे नीचे को तीर लगा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले देख लेते हैं डिसजंक्शन होता क्या है, तो देख लेते हैं, सिंपल है, टू सिंपल स्टेटमेंट, two simple statements are combined, two simple statements are combined by the word और, ठीक है, कोई भी दो सिंपल सेंटेंस जब और से कंबाइंड हो जाए, और से कंबाइंड हुए, टू फॉर्म, टू फॉर्म एक कंपाउंड स्टेटमेंट, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए, है ना, सिंपल सी बात है। और क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है, जब दो सिंपल स्टेटमेंट कंबाइन होते हैं, किसकी मदद से, और की मदद से, और वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई, हम डिसजॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देते हैं और फिर सीधे ट्रूथ टेबल पे कूदेंगे हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल सिंपल लॉजिक रखेंगे साथ में। तो एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले यहां लिख लेता हूं मैं, द सन शाइन्स और 6 इज प्राइम। क्या बात है, तो राइम बन गई, ठीक है, सन शाइन्स और 6 इज प्राइम। तो अगर मैं नोटेशन करूं, इसको मैं P ले लूं, इसको मैं Q ले लूं, तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। तो मैं इसको लिख सकता हूं P, ऐसे नीचे तीर, और Q, सिंपल लिख सकता हूं ना। तो सीधे सीधे मैं स्टेटमेंट बना, यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। तो अब ये सही होगा, ये गलत होगा वाला सिस्टम करते हैं, जैसे हमने पहले किया। तो सीधे सीधे मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, ज़्यादा ड्रामा ना करके। तो P एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है, ऐसे ही हमारा एक Q एक स्टेटमेंट होगा, और यहाँ पे हमें पता है कि और हम पढ़ रहे हैं, तो भाई P तीर नीचे और Q, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो यहाँ पे P डिसजंक्शन Q क्या होने वाला है, P डिसजंक्शन Q क्या होने वाला है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले दोनों ट्रू होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों फॉल्स होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, या मज़ा आने वाला है, और यहाँ पे एक फॉल्स होगा और यहाँ पे ट्रू होगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाले में पढ़ा था, ऊपर था ना तीर एंड में, तो वो था गॉड। अब तीर कहाँ है, तीर है नीचे, तो ये क्या है भाई, दानव है भाई, ये क्या है, डेविल है, डेविल, ठीक है भाई, शैतान है ये, नीचे पाताल में है ये, ऊपर आसमान में भगवान, नीचे पाताल में डेविल। अब याद रखो, भगवान और भूत दोनों के लिए ही, भगवान और डेविल दोनों के लिए, ट्रू है तो ट्रू है, और फॉल्स है तो फॉल्स है। सिंपल है कि नहीं, भगवान और डेविल दोनों के लिए ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है। पर भगवान के लिए देखो, भगवान के केस में क्या था कि एक भी फॉल्स था, एक भी फॉल्स था, तो वहां पे वो क्या कर देता था, फॉल्स कर देता था। भगवान क्या करता था, सीधे ट्रू है फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में फॉल्स कर देता। पर यहाँ पे डेविल है, ये क्या करेगा, इस पर शक्तियाँ हैं, ये क्या करेगा, अगर फॉल्स भी है ना, ट्रू और फॉल्स, एक फॉल्स भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये दोनों को ट्रू कर देगा। ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्या बात है, यही तो ताकत है, समझ में आ रहे। तो ताकत तो भगवान में भी है, पर भगवान धोखाधड़ी नहीं करता ना, ये धोखा कर सकता है, इसलिए दोनों में फॉल्स है ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है ट्रू है तो भी ट्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक बता दो फटाफट। ठीक है, इसका एक और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़ा सा तमीज़ सा, ये तो थोड़ा मैंने अटपटा सा दे दिया, सनशाइन्स और 6 इज प्राइम, वैसा राइम बन गया अच्छा, पर फिर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई, अर्थ इज फ्लैट और इट रिवॉल्व्स
अराउंड रिवॉल्व अराउंड द सन। तो भाई ये वाला जो पीछे वाला है ये तो ट्रू है और ये आगे वाला ये फॉल्स है, तो फॉल्स और ट्रू। तो मैं ऐसे कर सकता, ये पूरा P ये पूरा Q, तो मैं कर सकता हूँ P Q, क्या होगा फॉल्स ट्रू, भगवान डेविल है नीचे नीचे, फॉल्स ट्रू ट्रू भाई, फॉल्स ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू है ना, पावर है उस पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने अभी तक और भी कर दिया, डिसजॉइंट भी कर दिया। आगे करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटिफायर्स, ठीक है ना। क्वांटिफायर्स होते क्या हैं बच्चों, ये फेजेस होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में, ठीक है ना। अभी आप 11th में आने वाले हो, 11th में आ गए हो, सॉरी 11th में आ गए हो, 12th में अब जाओगे तो यहाँ पे ना बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें चेंज होने वाली है, ठीक है। अब आप बच्चों की तरह नहीं लिख सकते, उसमें आप थोड़े अच्छे फेजेस यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, फेजेस विच आर frequently found in mathematics statement, ठीक है। जैसे कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है उल्टा ई, ऐसे देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है उल्टा ई। एंड यहाँ पे फॉर ऑल का सिंबल क्या होता है मेरे बच्चों, ऐसे उल्टा ए, ऐसे उल्टा ए। फॉर ऑल को हम ऐसे लिखते हैं उल्टा ए। ये हमारे कुछ क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बहुत जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यही आपको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसी सिंबल्स को क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स बोलते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इम्प्लीकेशन, ठीक है ना। अब इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लीकेशन में क्या आता है, जैसे कि इफ़ डैश 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 एंड देन कोई भी इफ़ के बाद कोई सेंटेंस होगा P, ठीक है, नोटेशन में P और देन फिर Q, ठीक है। तो यहाँ पे ये P और Q भरते हैं। और आपने बहुत इंग्लिश में लैंग्वेज में आपने बहुत करे होंगे कि जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो आउट। सिंपल, इफ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है मतलब कि भाई इम्प्लीकेशन मतलब इफ एंड देन वाले, है ना, इफ एंड देन वाले। तो इसके जो सिंबल होगा, इसका सिंबल क्या होने वाला है, इसका सिंबल जो होगा यहाँ पे ऐसे तीर मारते हैं, ऐसे इम्प्लाइज, ये तीर मारता है ऐसे, या तो एक ऐसे तीर मारेगा या फिर ऐसे डबल इसमें ऐसे करके तीर, ठीक है ना, ये ऐसे इम्प्लाइज ऐसे, ठीक है। तो क्लियर है, या तो आप इसको सिंबल ले सकते हैं या तो आप इसको सिंबल ले सकते हैं। क्लियर है। तो देखो इफ़ इट रेन्स देन आई विल गो आउट, ठीक है ना, अगर बारिश होगी तभी मैं बाहर जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन यहाँ पे देखो सिंबल भी इसका या तो आप ये बना सकते हो या तो ये बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि इफ़ 2x + 6 = 20 देन x = 7। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरा P है, ये नोटेशन में, और ये है मेरा Q, ठीक है। अगर 2x + 6 = 20 देन x = 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये मेरा P है, ये मेरा Q है। तो अगर मैं इसको मैं इम्प्लीकेशन की तरह से करूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो नोटेशन की तरह से लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ P ऐसे तीर मार के Q, या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई P और ये Q, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था, ठीक है ना। तो एक बार और देख लीजिए कि इफ़ इट रेन्स देन आई विल गो आउट, मतलब अगर रेन होगी तभी मैं बाहर जाऊँगा। मतलब ये जो पी है मेरा, ये क्या हो गया, एक हाइपोथेसिस बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, हाइपोथेसिस, ठीक है। और देन आई विल गो आउट, और यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन है, क्या है, कंक्लूजन, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा होगा तभी मैं ऐसा करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। इफ़ एंड देन वाले, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। और यहाँ पे मैं एक ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। पहले ट्रूथ टेबल मैं बाद में बनाऊँगा, पहले मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, कंडीशन इसको देखते हैं, उसके बाद देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पी लूँगा, यहाँ पे क्यू, और पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे P ट्रू होगा, P जो होगा, P जो मेरा नोटेशन है वो ट्रू है, और Q जो मेरा नोटेशन वो भी ट्रू है, तो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक ट्रूथ टेबल बना देते हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कौन सी ट्रिक अपनाने वाले हैं हम, तो वो अच्छे से यहाँ पे देख। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है, इम्प्लीकेशन वाले। अगर पी जो मेरा नोटेशन है वो ट्रू है, और क्यू नोटेशन मेरा ट्रू है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, पी इम्प्लाइज क्यू क्या करूँगा, इसमें देखो ट्रिक है एक, तो यहाँ पे मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना। जो भी मेरा सेकंड वाले पे होगा, जो भी मेरा सेकंड वाले पे होगा, जो भी ट्रू या फॉल्स जो भी मेरा सेकंड वाले पे होगा, वही मेरा P इम्प्लाइज Q होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। ट्रू है यहाँ पे तो ये भी ट्रू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉल्स है तो ये भी फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है तो ये भी ट्रू। बस एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या क्या, अगर दोनों फॉल्स, दोनों में फॉल्स है, दोनों में फॉल्स है, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रू होगा। ये एक्सेप्शन है बस, दोनों में फॉल्स तो ट्रू होगा, ठीक है ना। दोनों में फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, यहाँ पे सिर्फ यही एक्सेप्शन है। बाकी देखो जो भी सेकंड वाले पे है, जो भी सेकंड वाले पे है, जो सेकंड क्यू में है, तो देखो उसका जो लास्ट होगा वही पी इम्प्लाइज क्यू होगा। तो देखो ट्रू तो ट्रू, ये फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे ट्रू तो ट्रू, पर यहाँ पे देखो दोनों में फॉल्स तो यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है कि जो सेकंड नोटेशन क्यू में होगा ना, वही पी इम्प्लाइज क्यू में होगा। बस यहाँ पे एक क्या है, एक एक्सेप्शन है कि दोनों फॉल्स होंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बस ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाई कंडीशनल, ठीक है ना। बाई कंडीशनल, और मैं बोल सकता हूँ उसको डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है ना। बाई कंडीशनल में क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है, ऐसे कर कर ये दो तीर लग रहे, और ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको क्या होता है, बाई कंडीशनल, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आपने क्या किया भाई, जीनियस क्लासेस से पढ़ा, ठीक है, आपने जीनियस क्लासेस से पढ़ा और आपके क्या हो गए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है ना। तो आपने जीनियस क्लासेस से पढ़ा, जीनियस क्लासेस को देखा या पढ़ा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि भाई आपके गुड मार्क्स आए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि आपने जीनियस क्लासेस से पढ़ा था, राइट। तो मतलब क्या है, इसमें क्या होने वाला है, जैसे कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, है ना, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था और उसका कन्वर्स। तो यही क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ, एक स्टेटमेंट लेते हैं, 5x + 2 = 12, ठीक है। इफ एंड ओनली
इफ x इक्वल्स टू 2, क्या बात है, ये देखो ये मेरा p है नोटेशन, ये है मेरा q है नोटेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि भाई 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 12, जब x इक्वल्स टू 2 होगा, या फिर मैं इसको आगे कर दूं कि भाई x इक्वल्स टू 2 होगा तभी ये होगा, ठीक है, तभी ये वाली इक्वेशन होगी। तो बिल्कुल चाहे इसको मैं आगे करूं, इसका कन्वर्स करूं, या इसको ऐसे ही रहने दूं, ये बिल्कुल ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 ही आ रही है ना, अगर ये ऐसी इक्वेशन होगी तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, या फिर अगर मैं इस x को आगे रख दूं और इसको पीछे रख दूं तब भी यही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है ना। तो ये क्या होता है, बाई कंडीशन में क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन, ये हमारा सिंबल है, इफ एंड ओनली इफ, है ना। जैसे कि मैंने जीनियस क्लासेस से पढ़ा तो भाई मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए क्योंकि मैंने जीनियस क्लासेस से पढ़ा था, ये है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का जो भी फंडा है। अब यहाँ पे क्या है, हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है ना, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अच्छा पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, हाँ जैसे ये एक मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये P ये Q, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इफ़ एंड ओनली इफ, इन दोनों को बीच में जोड़ रहा है, तो P यहाँ पे मैंने ये बनाया और फिर Q, ठीक है ना। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एक बार, और इसमें क्या करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, ठीक है ना। लेट सपोज यहाँ पे एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q, और आपको पता है कि भाई इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो P ऐसे दोनों तरफ और Q, ठीक है। ओके चलो जी, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ ट्रू ट्रू ले लेता हूँ। अगर दोनों, लेट सपोज दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू ट्रू, फिर एक स्टेटमेंट ट्रू एक स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है, ठीक है, एक फॉल्स हो सकता है एक ट्रू हो सकता है, और दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ट्रिक है एक बहुत अच्छे से समझना है भाई। ट्रू ट्रू तो हमें पता है क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे बस एक कंडीशन देखनी है हमें, ट्रू 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 और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, और यहाँ पे बस हमें इतना सा याद रखना है कि ट्रिक क्या है यहाँ पे, ट्रिक क्या है भाई, ये जो ट्रू ट्रू होगा वो भी ट्रू होगा, जो फॉल्स फॉल्स होगा वो भी ट्रू होगा, बाकी इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का चल रहा है ना ये फंडा, इफ एंड ओनली इफ ऑल फॉल्स, ये इसकी ट्रिक है, इफ एंड ओनली इफ ऑल फॉल्स। तो भाई ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू, और बाकी सारे फॉल्स, तो ये हो जाएगा देखो फॉल्स फॉल्स, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना। बाई कंडीशनल की भी हमने पढ़ लिया अभी, इससे पहले जो हमने पढ़ा था सिंगल वाला है ना, वो भी इफ एंड देन वाला, ठीक है, तो वो भी हमने क्लियर कर लिया। ट्रुथ टेबल बहुत अच्छे से हमें रखना है याद, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ट्रिक भी बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स होता है पूरा का पूरा उल्टा, ठीक है। अब उल्टा कैसे है, बहुत अच्छे से इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और तब इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कन्वर्स क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ बच्चों, इफ 15 इज एन ऑड नंबर, अगर 15 एक ऑड नंबर है, इफ 15 इज एन ऑड नंबर, देन 3 इज फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया, ये स्टेटमेंट कंप्लीट किया। अब यहाँ पे मैं इसका कन्वर्स करता हूँ, इसी स्टेटमेंट का मैं कन्वर्स कर देता हूँ। तो कन्वर्स क्या होता है, जो पीछे होगा ना वो आगे आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा क्या है, देखो ये मेरा क्या है, पूरा P नोटेशन, एंड दिस इज माई Q। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी Q होगा ना, जो पीछे होगा वो आगे आ जाता है, और जो आगे होगा वो पीछे आ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे हम, कन्वर्स। जैसे कि इफ 3 इज फैक्टर ऑफ 15, देन 15 इज एन ऑड नंबर। कि यहां तक क्लियर हो गया। तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा कि भाई कोई भी सिंपल सेंटेंस अगर आगे है तो वो पीछे आ जाएगा, और जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो P था ये पीछे चलेगा,
और ये जो क्यू था ये आगे आ गया। मतलब नोटेशन ऐसा होगा, मैं नोटेशन कह रहा हूँ, सॉरी, कन्वर्स ऐसा होगा कि भाई अगर मैं बोलता हूँ P इम्प्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब यहाँ पे इसका एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये मेरा कन्वर्स है। अब ये तो हमारा इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन था ये हमारा, और ये हमारा उस इम्प्लीकेशन का कन्वर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं एक फिर से इम्प्लीकेशन वाला ट्रुथ टेबल बनाता हूँ और फिर इस इम्प्लीकेशन का कन्वर्स करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेट सपोज अगर मैं एक P लूँ नोटेशन, एक Q लूँ, ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन करूँ, तो इम्प्लीकेशन ऐसे होगा, और इसी इम्प्लीकेशन का मैं कन्वर्स कर दूँ तो Q आगे, Q आगे, P पीछे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे करते हैं, देखो, ट्रू ट्रू, ठीक है, मैं सिंपल सिंपल ले रहा हूँ, ट्रू ट्रू, ठीक है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, आप लोगों को पता है भाई इम्प्लीकेशन का केस, कि इम्प्लीकेशन का केस तो आप लोगों को पता था कैसे करना था, पता है ना। इम्प्लीकेशन में जो पीछे होगा ना, जो पीछे होगा, मैंने बताया था इम्प्लीकेशन की ट्रिक। तो इम्प्लीकेशन की ट्रिक क्या है, जो सेकंड नंबर पे होगा वही मेरा इम्प्लीकेशन वाला होगा, ठीक है। बस एक यहाँ पे कंडीशन क्या थी, एक यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि जो फॉल्स फॉल्स होगा वही ट्रूथ होगा, बाकी सब वैसे ही होंगे, ठीक है। बस इस पे सिर्फ एक ही कंडीशन थी, जो फॉल्स फॉल्स होगा ये ट्रू होगा, बाकी इसके जो पीछे वाला वही लिख दो। तो ये जो इसके पीछे ट्रूथ ट्रूथ, इसके पीछे वाला T, इसके पीछे फॉल्स तो फॉल्स, इसके पीछे ट्रू तो ट्रू, ठीक है। तो ये मेरा इम्प्लीकेशन का आ गया, सिंपल सिंपल है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने इम्प्लीकेशन कर दी। अब यहाँ पे इसका कन्वर्स, इसका कन्वर्स कैसे करेंगे देख लेते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको ट्रिक में भी बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए, इस कन्वर्स की ट्रिक क्या है। अब इस कन्वर्स की ट्रिक ये है बच्चों की, भाई जहां जहां ट्रू है तो ट्रू है, जहां जहां फॉल्स है तो फॉल्स है, बाकी सब चेंज है, सब बाकी सब चेंज है, बाकी सब चेंज है, ठीक है, सब उलट जाएगा। तो जहां ट्रू है तो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स का फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू, बाकी जो है सब उलट जाएगा। ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा क्या है, कन्वर्स का केस है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कन्वर्स क्या होता है कि जैसे P और कोई स्टेटमेंट है P और कोई स्टेटमेंट है Q, तो Q आगे आ जाता है, P पीछे चल जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन कौन सा वाला केस था, इम्प्लीकेशन था कि इफ़ और फिर देन। तो इफ़ और देन मतलब इफ़ इट रेन्स देन आई गो आउट, तो ये इम्प्लीकेशन वाला केस था। तो इम्प्लीकेशन की ट्रिक मैंने बताई थी। अब इसी इम्प्लीकेशन को कन्वर्स कर दो, तो यही हमारा कन्वर्स है। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इनवर्स। तो बच्चों अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है इनवर्स। इनवर्स होता है बिल्कुल, इसको बोल सकता हूँ मैं बिल्कुल बिल्कुल उल्टा उल्टा उल्टा, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, है ना, उल्टा होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ ट्रू तो ये बोले फॉल्स, अगर मैं बोलूँ फॉल्स तो ये बोले ट्रू, और इसमें हमेशा नॉट रहता है, नॉट, बिल्कुल नेगेटिव आदमी है ये। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद इसका एक अच्छे से देखेंगे इसको। तो एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 20 एंड इट इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, दिस इज माय नोटेशन P एंड दिस इज माय नोटेशन Q। अच्छा, अब यहाँ पे बोला ए नंबर इज डिविजिबल बाय 20, फिर यहाँ पॉइंट लगा, इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कैसे करूँगा,
इनवर्स के केस में, इनवर्स में क्या होता है, जहां भी कोई स्टेटमेंट हो वहां पे नॉट लगा दो, नॉट, ऑलवेज नेगेटिव, नॉट। तो मैं बोलूंगा यहां पे मैं क्या बोलूंगा, इफ नंबर, अब यहां पे देखना इनवर्स का केस देन इफ और देन लगता है, इनवर्स के केस में इफ एंड देन लगेगा, इंपॉर्टेंट यहां पे लिख लेता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, इफ और देन वाला केस लगता है किस पे, इनवर्स पे, ठीक है। और हमेशा याद रखना नॉट लगेगा, हमेशा याद रखना इफ एंड देन लगता है इनवर्स में और हमेशा नॉट लगता है। और ये जो पी और क्यू है ना, ये अपनी जगह पे रहते हैं, सेम प्लेस, पी और क्यू सेम जगह रहते हैं, सेम प्लेस, हिलते नहीं अपनी जगह से, सेम प्लेस में रहेंगे, बस वहाँ पे नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेता हूँ मैं, इसका क्या होगा, तो इसका ए नंबर इज डिविजिबल बाई 20, इट इज डिविजिबल बाई 5। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, इफ नंबर इज नॉट divisible by 20 then it is not divisible by 5, क्लियर है, क्लियर है। देखो सेंटेंस अपनी जगह से नहीं हिला, बस यहाँ पे नॉट लग गया और यहाँ पे देखो इफ और देन भी लग गया, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, इफ एंड देन लगेगा, ठीक है। और पी और क्यू अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, सेम जगह पे रहने वाले हैं, बस वहां पे नॉट लग जाएगा। तो क्या बोला मैंने, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 20 इट इज डिविजिबल बाई 5, तो मैं बोलूंगा इफ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 20 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका जरा ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इनवर्स का। अब बहुत ही इजी है, इनवर्स का ट्रुथ टेबल बहुत इजी है भाई, अगर ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो यहाँ पे मैं अगर P लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं Q लिखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, P और Q लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे P लिख दूंगा, फिर यहाँ पे ऐसे Q लिख दूंगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने, ठीक है। ट्रू हुआ तो उसका जगह फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इम्प्लाइज Q, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब भाई इनवर्स है तो निगेशन तो आएगा ही, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ ट्रू और ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो देखते हैं, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और दोनों ही फॉल्स है, तो इस केस में क्या होगा। सबसे पहले देखो, अगर P यहाँ पे ट्रू है तो इसका निगेशन क्या होने वाला है, इसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे T ट्रू है यहाँ पे इस जगह पे T ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे फिर ट्रू। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब Q को देखते हैं, अब Q का निगेशन क्या होगा, ये ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। भाई P का निगेशन ऑलवेज उल्टा होगा, ट्रू है तो फॉल्स, Q का तो उल्टा होगा, जो यहाँ पे होगा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, हमें इम्प्लीकेशन तो आता ही है भाई, इम्प्लीकेशन तो हमें आता है, ठीक है ना, हम इम्प्लीकेशन कर रहे हैं। और देखो, अगर P इम्प्लाइज Q करूं तो अब दोनों जगह ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू, ठीक है ना। इम्प्लीकेशन में क्या था भाई, ट्रू की जगह में होता था, बाकी जो पीछे सेकंड वाले पे है, जो सेकंड वाले पे एज इट इज उतार दो, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, तो इसको कर लेते हैं अब। तो ये एज इट इज मैं उतारूंगा, ठीक है, तो मैं एज इट इज उतार दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रू में ट्रू, बाकी सब में सेकंड वाले को देखना है, तो ये F है तो यहाँ भी F, ये ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए इम्प्लीकेशन, आपको पता है भाई फॉल्स क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, इम्प्लीकेशन फॉल्स ट्रू होता है, सिंपल। बाकी जो पीछे है वही मैंने उतार दिया यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q,
तो यहाँ पे ट्रू तो ये फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स तो ये ट्रू, यहाँ पे ट्रू तो ये फॉल्स, यहाँ पे ट्रू तो ये फॉल्स। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। तो क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, हमारा इन्वर्स भी कंप्लीट हुआ। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, वो अच्छे से देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ठीक है, ये हमें याद रखना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी हमेशा याद रखना है आपको, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी नॉट यूज़ होगा, नॉट यूज़ होगा इसमें, ठीक है, नॉट यूज़ होने वाला है। और जैसे कि P एंड Q है, तो यहाँ पे जो Q होगा वो आगे आ जाएगा और P होगा वो पीछे चल जाएगा, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो हमारा P होगा वो पीछे जाएगा, Q होगा वो आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ करके, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये होता है, नॉट का यूज़ होता है और इफ़ एंड देन का यूज़ तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इफ़ ए ट्राइंगल is equilateral, it is isosceles। ठीक है, इफ ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इट इज आइसोसेलेस, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव में बना चेंज करूँ तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल सी बात, हमें कुछ चीज़ें याद रखनी, नॉट लगना है दोनों में, ठीक है, इफ एंड देन का यूज़ करना है। और जो क्यू है ना, जो क्यू है ना वो आगे आ जाएगा, पी पीछे चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, if triangle is not, अब not का यूज भी होगा, if triangle is not isosceles, then it is not equilateral। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल लेता हूं, फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। लेट सपोज मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। इफ ए नंबर इज divisible by 9, if a number is divisible by 9, एक और लेता हूं, it is divisible by 3। अब इसको अगर मेरे को कॉन्ट्रा पॉजिटिव में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इफ एंड देन का यूज करूंगा, दोनों में नॉट लगाऊंगा, क्यू वाले को आगे कर दूंगा, पी वाले को पीछे कर दूंगा। तो यहाँ पे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा, इफ इट इज नॉट डिविजिबल by 3, then it is not divisible by 9। क्लियर है? देखो 9 वाले को मैंने पीछे कर दिया और Q वाले को मैंने आगे कर दिया। तो यहां तक क्लियर हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव का केस। यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नोट याद रख लो। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा? जैसे P एंड Q है तो भाई Q आगे आ जाएगा, P पीछे चल जाएगा, ठीक है। दोनों में नॉट का यूज होगा और इफ देन तो यूज होना ही है। क्लियर है यहां तक? इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया। अब यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखो हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, देखो, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्यू आगे पी पीछे, ठीक है, क्यू आगे पी पीछे, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, पहले तो मैं यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बनाता हूँ, ट्रू ट्रू, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ट्रू, ठीक है, फॉल्स फॉल्स, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो P यहाँ पे ट्रू है तो निगेशन ऑफ P फॉल्स, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। ठीक है, अब निगेशन ऑफ Q देखो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। सिंपल। अच्छा, ये इंप्लाइज वाला तो आप लोगों को पता ही है, इंप्लाइज वाला केस। पहले मैं सीधे सीधे हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे चलूंगा। तो यहाँ पे देखो फॉल्स फॉल्स, अगर दोनों में फॉल्स है, अगर दोनों में फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है हमें, दोनों में फॉल्स है तो ट्रू, दोनों में ट्रू है तो ट्रू, दोनों में ट्रू रहने वाला। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों अगर सेम जैसे हैं, सेम जैसे है तो ट्रू ही मानेगा, वो सेम है तो ट्रू मानेगा। और अगर अगर डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो चेंज हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रू है, यहाँ पे अगर ट्रू है तो ये हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हो जाने वाला, चेंज हो जाने वाला है। जो बीच के देखो जो सेम सेम है वो तो ट्रू ही रहेंगे, और जो पीछे ट्रू है तो यहाँ फॉल्स है तो ट्रू। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बाकी ये जो इम्प्लीकेशन वाला है ये तो आप कर ही लोगे, सिंपल है। इम्प्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इम्प्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इम्प्लीकेशन में तो भाई जो फॉल्स फॉल्स वाला है वो ट्रू होगा, बाकी जो सेकंड यहाँ पे कहाँ है फॉल्स फॉल्स वाला, हाँ ये जो फॉल्स, ये गलत कर दिया मैंने, मुझे इसको देख के नहीं चलना भाई। इम्प्लीकेशन में P और Q को देख के चलना है, ठीक है ना। तो जहाँ फॉल्स फॉल्स है वो ट्रू होगा, बाकी जो ये पीछे हैं सेकंड वाले वही एज इट इज़ हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू, सिंपल। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ और बहुत अच्छे से इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव को पूरे अच्छे से एक बार लास्ट बार डिफाइन कर देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं हम हमारा इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर फिनिश करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 20, इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अब मैं सबसे पहले ना इन्वर्स का केस लेता हूँ। इन्वर्स में क्या होने वाला है, इन्वर्स में क्या होगा, यही सेंटेंस इन्वर्स में क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सिंपल, इन्वर्स का केस क्या था, नॉट दोनों में लगना है, ठीक है, दोनों में नॉट लगना है, ठीक है, और जो जहाँ पे वो वहीं पे ही रहने वाला है, और इफ़ एंड देन तो लगेगा ही लगेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट लगेगा, ठीक है। P एंड Q की पोजीशन चेंज नहीं होगी, नो चेंज, और इफ देन तो लगेगा ही। तो मैं यहाँ पे इसका लिख लेता हूँ बहुत अच्छे से। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 20, इट इज़ डिविजिबल बाय 5। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिखता हूँ, इफ़ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 20 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। क्या बात है, ये तो हमारा इन्वर्स हो गया। अब यही केस अगर मैं अब कन्वर्स के साथ करता हूँ, यही केस अगर मैं कन्वर्स के साथ करता हूँ, क्या होगा देखो। तो बच्चों अब यही चीज़ अगर मैं कन्वर्स के साथ करूं तो कन्वर्स में क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है। कन्वर्स में क्या होगा बच्चों, कन्वर्स में भाई Q आगे आ जाएगा, P पीछे चल जाएगा, और इफ़ एंड देन तो लगने ही वाला है, ठीक है, इस पर नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस इसका लिख लेता हूँ। तो ये इसका सेंटेंस हो जाएगा, इफ़ नंबर इज़ divisible by 5 then it is divisible by 20। तो कन्वर्स कितना इजी है, Q जो है वो आगे आ जाएगा, P पीछे आ जाएगा, यानी इफ एंड देन का यूज़ तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम हमारा लास्ट वाला पार्ट में आते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होने वाला है, सिंपल सी बात है।
सिंपल सी बात है, नॉट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इफ एंड देन भी लगेगा हमारा, इफ एंड देन भी लगेगा, ठीक है, और जो हमारा Q है वो आगे आ जाएगा, P पीछे चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 20। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज पूरा इंट्रोडक्शन इसका फिनिश हो चुका है, और अब हम इसके एक्सरसाइज करते हैं ML अग्रवाल की भी और आपका S चांद की भी, दोनों को साइमल्टेनियसली करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू।